हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम सिंह और आप देख रहे हैं जीके विद शुभम। तो हम लोगों ने एक सीरीज की शुरुआत करी है और इस सीरीज में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संविधान या राज्य व्यवस्था। तो वैसे तो सामान्य अध्ययन जो जीके होता है, जीके इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे भारत का भूगोल। अगर हम लोग भूगोल की बात करें तो भूगोल को भी दो टुकड़ों में हम लोग पढ़ेंगे। एक तो होता है भारत का भूगोल और एक होता है विश्व का भूगोल। इसी की अगली श्रेणी में आता है संविधान या राज्य व्यवस्था। तो राज्य व्यवस्था का दौर, तो भूगोल और राज्य व्यवस्था के बाद में आता है इतिहास। इतिहास भी तीन तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। इतिहास को तीन तरीके से पढ़ेंगे। पहला पार्ट इतिहास में पढ़ेंगे वैदिक इतिहास, दूसरा पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इतिहास है, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो वो है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। तो ये तीन सब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जीके में, सामान्य अध्ययन में, जिसका अच्छा खासा पोर्शन इन्हीं सब्जेक्ट से आता है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से भी अच्छा खासा पोर्शन एग्जाम्स में पूछा जाता है, जो कि प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें पूछा जाता है। तो उसी प्रकार से हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था में हम लोग आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 395 तक पढ़ेंगे। उसमें 22 भाग हैं, उनको पढ़ेंगे, शेड्यूल्स पढ़ेंगे और काफी कुछ चीजें। तो शुरू करते हैं हम लोग कि संविधान या राज्य व्यवस्था की शुरुआत हुई कैसे। संविधान या राज्य व्यवस्था की शुरुआत हमारे देश को आजाद होने से पहले ही संविधान सभा द्वारा की गई, और संविधान सभा की बात सबसे पहले 1922 में महात्मा गांधी ने की थी। तो अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि संविधान सभा की सबसे पहले मांग किसने की थी, तो संविधान सभा की सबसे पहले मांग महात्मा गांधी जी ने की थी। कब की थी? 1922 में। लेकिन संविधान सभा के निर्माण जब एटली की सरकार बनी ब्रिटेन में, तो उन्होंने 3 मंत्रियों को भेजा भारत। उसका नाम था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के तहत 3 मंत्री भारत में आए, जिसमें पहले थे सर पैट्रिक लॉरेंस, दूसरे थे स्टैफोर्ड क्रिप्स और तीसरे थे एबी अलेक्जेंडर। तो ये 3 मंत्री कैबिनेट मिशन के तहत भारत में आए और उसके बाद में संविधान सभा का निर्माण हुआ। सभी को पता है संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई। कब हुई? 9 दिसंबर को 1946 में। इस 9 दिसंबर 1946 में ऐसा क्या हुआ था इस बैठक के दौरान? इस बैठक के दौरान एक अस्थायी सदस्य, जो कि सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिनको वरिष्ठता के आधार पर अध्यक्ष चुना गया था। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुनने के बाद में इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 में एक स्थायी सदस्य चुना गया, स्थायी अध्यक्ष चुने गए, जिनका क्या नाम था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सबसे पहले ये 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। किस लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? क्योंकि अस्थायी सदस्य, अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तथा स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको 9 दिसंबर को 1946 को वरिष्ठता के आधार पर अध्यक्ष बना दिया गया था। लेकिन 11 दिसंबर को जब निर्वाचन हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारी संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। अगले दौर में चलते हैं। ये 2 सभाएं हो ही चुकी थी और इसके बाद में 13 दिसंबर को जे.एन. नेहरू द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया संविधान सभा के समक्ष। जे.एन. नेहरू ने एक प्रस्ताव रखा, उसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य
प्रस्ताव। इस प्रस्ताव में ऐसा क्या था, ये कब रखा गया? ये संविधान सभा के सामने 13 दिसंबर 1946 में रखा गया। और किसने रखा था ये? जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। इस उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब यह था कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, हमारा संविधान किस रास्ते जाएगा, हमारे संविधान में क्या क्या चीजें होंगी। तो इस पूरे प्रस्ताव में पूरे संविधान का निचोड़ रखा गया और इस निचोड़ के आगे जो भी संविधान बनेगा इसकी बात कही गई कि इसी के आधार पे अगले संविधान जो बनेगा वो अगले 2-3 सालों में इसको बनके तैयार करेंगे हम लोग। तो लेकिन समस्या ये थी कि 13 दिसंबर को ये प्रस्ताव रखा तो गया JL नेहरू द्वारा, लेकिन ये पास नहीं हो पाया। ये कब पारित हुआ? 22 जनवरी 1947 में। ये 13 दिसंबर को रखा गया था और 22 जनवरी को ये पास हो गया, इसको पारित कर दिया। इसका अर्थात ये था, इसका मतलब ये था कि भारत में जो संविधान होगा उसमें एक उद्देश्य प्रस्ताव होगा जिसको उद्देशिका बोला गया। और उद्देशिका का मतलब प्रस्तावना था, भारत के संविधान की प्रस्तावना। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना को ही क्या बोलते हैं? उद्देशिका। तो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसके 2 नाम हैं। एक तो है प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब यही होता है कि पूरी जो भी हम चीजें लिख रहे हैं उसका पूरा निचोड़, तो निचोड़ होता है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना की हम लोग बात करते हैं कि प्रस्तावना में क्या क्या चीजें हुई। सबसे पहली बात है कि प्रस्तावना 22 जनवरी 1947 को पास हो चुका था, लेकिन इस समय जो प्रस्तावना है उस समय वो ऐसी प्रस्तावना नहीं थी। बाद में संशोधन करके उसमें 3 शब्द जोड़े गए। आगे चल के हम ये भी बताएंगे कि उन 3 शब्दों का क्या महत्व है, उनका क्या मतलब है, क्या संविधान में बदल गया उन शब्दों को जोड़ने से। तो शुरुआत में प्रस्तावना की बात करते हैं। संविधान की प्रस्तावना मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रस्तावना। संविधान की जब शुरुआत ही करते हैं, सबसे पहले राज्य व्यवस्था की शुरुआत ही करते हैं तो प्रस्तावना जरूर ही पढ़ते हैं। और सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, देखो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, हम भारत के लोग, ये शब्द इसलिए लिखे हैं क्योंकि संविधान की प्रस्तावना यह बताती है कि संविधान को ताकत कहां से मिल रही है, संविधान को पावर मिल कहां से रही है, कहां से मिल रही है? हम भारत के लोगों से। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत कितनी बार लिखा हुआ है? तो कितनी बार लिखा हुआ है भारत? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश बनाने के लिए, मतलब ये बातें लिखी हुई है प्रस्तावना में। क्या लिखा हुआ है? हम भारत के लोग भारत को। तो भारत प्रस्तावना में केवल 2 बार लिखा हुआ है और जो कि पहली लाइन में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हम भारत के लोग भारत को। ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि भारत के संविधान को ताकत मिल कहां से रही है, तो सबसे पहले हम लोग बताएंगे कि भारत के संविधान को ताकत भारत के लोगों से मिल रही है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है हम भारत के लोग। आगे क्या लिखा हुआ है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्या लिखा हुआ है? प्रभुत्व संपन्न। ये क्या चीज है? इसको क्या बोलते हैं? प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है? देखो आजादी की बात तो चल रही थी बहुत पहले से, लेकिन आजादी हमको मिली 1947 में, पूर्ण स्वराज्य मिला। आजादी का मतलब पूर्ण स्वराज्य, लेकिन एक आजादी हम लोगों को बहुत पहले ही मिल रही थी। क्या मिल रही थी? 1928 में मिल रही थी। और इसका मतलब था कि भारत को एक अधिकार क्षेत्र मिल रहा है। क्या मिल रहा है? अधिकार क्षेत्र। अधिकार क्षेत्र का मतलब ये होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डोमेनियन स्टेटस। मतलब भारत का अधिकार क्षेत्र मिल जाएगा, मतलब भारत में भारत की ही सरकार चलेगी, भारत का तंत्र चलेगा, भारत का राष्ट्रपति होगा, भारत का प्रधानमंत्री होगा, राज्यों में मुख्यमंत्री होंगे, राष्ट्रपति होंगे, जो भी चीजें हैं वो सभी भारत के होंगे। लेकिन
केवल 3 मुद्दे ब्रिटेन के होंगे भारत के संदर्भ में। कैसे? ये 3 मुद्दे क्या क्या होंगे और क्यों होंगे? 2 टर्म मैंने बताया, एक तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। जो देश प्रभुत्व संपन्न होते हैं उनमें उनपे जितना भी जिनका किसी का हक नहीं होता है, मतलब वो अपने आप ही देश की सरकार भी चलाते हैं और कोई भी मुद्दा इनके बाहर नहीं होता है, जो भी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश होते हैं। लेकिन जो अधिकार क्षेत्र जिनको प्राप्त होता है उनमें क्या होता है? उनमें 3 मुद्दे होते हैं, डिफेंस, विदेशी मामले और संचार। ये 3 मुद्दे ऐसे होते हैं जो अधिकार क्षेत्र देगा किसी देश को। जैसे ब्रिटेन भारत को 1928 में अधिकार क्षेत्र दे रहा था। क्या दे रहा था? अधिकार क्षेत्र दे रहा था। अधिकार क्षेत्र देने का मतलब भारत में सरकार तो भारत की ही रहेगी, भारत में हर काम भारत का होगा, भारत का तंत्र ही होगा, लेकिन ये 3 मुद्दे भारत के मुद्दे ब्रिटेन देखेगा। इसका मतलब था अधिकार क्षेत्र। तो हम लोगों ने वहां से पूर्ण स्वराज की बात की और इसको हमने खारिज कर दिया। हमने कहा कि ऐसी आजादी हमको नहीं चाहिए। कैसी आजादी नहीं चाहिए? कि ये 3 मुद्दे भी हमको चाहिए, मतलब हमको प्रभुत्व संपन्न बनना है, हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। बात समझ रहे हैं? इसके संदर्भ में आपको ये बात पता होगी कि जम्मू कश्मीर को भी अधिकार क्षेत्र ही प्राप्त था अभी 2019 तक, अक्टूबर 2019 तक। ये 3 मुद्दे ही जम्मू कश्मीर के हम लोग देख रहे थे। बाकी उनका अलग संविधान था, अलग नियम थे, अलग असेंबली थी, वो सब अपने नियम अपने कानून बना रहे थे। लेकिन केवल 3 मुद्दे, डिफेंस, विदेशी मामले और संचार, हम लोग देख रहे थे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उनको अधिकार क्षेत्र दे रखा था। अगर जो भी देश दूसरे को अधिकार क्षेत्र देता है उस देश को ये 3 मुद्दे देखने पड़ते हैं। तो कोई भी बात होती थी कश्मीर में तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे? डिफेंस का प्रयोग करके वहां सेना लगा देते थे, या तो कोई अगर दंगे होते थे या कोई आतंकवादी हमला होता था, कोई ऐसा संघर्ष होता था, तो उसके बीच में हम लोग संचार का प्रयोग करके, ये विषय हमारे पास था, इसका प्रयोग करके हम लोग टेलीकम्युनिकेशन जो होती है, बातचीत होती है फोन के दौरान, फोन कॉल्स बंद कर देते थे, इंटरनेट बंद कर देते थे या उसको स्लो कर देते थे। तो ये काम हम लोग करते थे। विदेशी मामलों का भी प्रयोग करते थे। कोई भी विदेशी चीज होती थी तो उसमें भारत कश्मीर के लिए बात करता था। यही चीजें भारत के साथ ब्रिटेन चाह रहा था। कब चाह रहा था? 1928 में। लेकिन इसको हम लोगों ने खारिज कर दिया और हमने कहा कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, हमको ये 3 मुद्दे भी हमारे चाहिए। भाई सीधी सी बात है, अगर भारत उस समय कह देता कि हमको डोमिनियन स्टेटस स्वीकार है तो हम लोगों की आजादी 1928 में तो हो जाती, लेकिन हमेशा के लिए गुलाम हो जाते। कैसे? कभी भी अपना कोई भी अगर दूसरा देश हम लोगों पे हमला कर देता तो डिफेंस हमारा ब्रिटेन के हाथ में होता, वो बदला लेता या ना लेता, क्या करता वो हो जाए। लेकिन उसके बाद में विदेशी मामलों की बात करें, किसी भी देश से हम लोग बातचीत नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि ये हमारे हक में नहीं था। संचार भी उन्हीं के हक में हो जाता। इसीलिए हम लोगों ने पूर्ण स्वराज की मांग की और आप लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश पूर्ण स्वराज हमारे देश ने प्राप्त किया और आजादी जो स्वतंत्रता दिवस है हम लोग 15 अगस्त 1947 को मनाते हैं। तो कई सारी बातें हो गई। ये तो हो गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब और एक हो गया अधिकार क्षेत्र का। वैसे 2 टर्म होते हैं, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एक अधिकार क्षेत्र। अधिकार क्षेत्र का मतलब मैंने बता दिया, जिसके पास अधिकार क्षेत्र होगा वो क्या होगा? ये 3 मुद्दे वही देखेगा जो अधिकार क्षेत्र देगा। लेकिन जो प्रभुत्व संपन्न देश है, भारत एक प्रभुत्व संपन्न देश है, इसका मतलब भारत अपने सभी मुद्दे तो देखेगा ही देखेगा, लेकिन उसमें किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप भी नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है। इसके आगे प्रभुत्व संपन्न के आगे एक शब्द है समाजवादी। समाजवादी कौन सा वादी है? समाजवादी है। समाजवादी का मतलब जो निजी संपत्ति है उसका कोई अस्तित्व ना होना, अर्थात भारत के सभी संसाधनों पर, जो भी भारत के संसाधन है, चाहे भारत में पेट्रोल निकल रहा है, चाहे भारत में सोना निकल रहा है, चाहे लोहा निकल रहा है, जो भी भारत के संसाधन है उस पे कोई किसी पर्टिकुलर इंसान का कोई भी अस्तित्व नहीं होगा, उस पर भारत सरकार का अधिकार होगा, इस पे कोई इंसान का अधिकार नहीं होगा, किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा। तो ये बात समाजवादी की बात जब करते हैं तो उसमें आती है।
इसके बाद में आता है, समाजवाद के बाद में आता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता क्या है, बात करते हैं पंथ निरपेक्ष पे। देखिए, पंथ निरपेक्ष एक तरीके से कह सकते हैं यह एक विचारधारा है। पंथ का मतलब यहाँ पे धर्मों से भी है, धर्म निरपेक्ष भी बोल सकते हैं, लेकिन इसमें संविधान में, हमारे संविधान में पंथ निरपेक्ष का मतलब अगर ढूंढा जाए तो पूरी तरीके से पंथ निरपेक्ष का मतलब हमारे पास नहीं है, लेकिन हम लोग पंथ निरपेक्ष को धर्म निरपेक्ष समझकर पढ़ते हैं। पंथ निरपेक्ष का मतलब अलग अलग पंथों के लोग, पंथ मतलब रास्ता, अलग अलग पंथों के लोग, निरपेक्ष मतलब अलग अलग, पंथ निरपेक्ष मतलब अलग अलग रास्तों के लोग यहाँ मिलके रहते हैं, मतलब रह सकते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, ईरानी, इराकी, जो भी रहना चाहे भारत में लीगल तरीके से रह सकता है। इसका मतलब होता है पंथ निरपेक्ष। मतलब एक तरीके से उसको ये भी बोल सकते हैं कि भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत का कोई धर्म नहीं है, जो भी धर्म का लोग इंसान है वो यहाँ रह सकता है। इसीलिए स्वतंत्रताएं भी दी गई हैं कि उपासना की स्वतंत्रता है, धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, कई सारी स्वतंत्रताएं हम लोगों को दी रखी है। क्यों दे रखी है? क्योंकि हमारा देश पंथ निरपेक्ष है। कई सारे देश ऐसे हैं जो मतलब धर्म के खिलाफ है, कोई भी धर्म आप मान नहीं सकते, केवल आप राष्ट्र धर्म मान सकते हैं। तो हमारा देश जो है, हमारा संविधान इतना कठोर नहीं है और ना इतना सरल है, थोड़ा सा लचीलापन है। कैसे? पंथ निरपेक्ष है, आपको आपका धर्म मानना है तो मानिए, लेकिन राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होता है और ना ही राष्ट्र कोई धर्म को मानेगा। लेकिन अगर आपको सरकार की जरूरत है, राष्ट्र की जरूरत है, राज्य की जरूरत है, तो राज्य या सरकार आपकी मदद बिल्कुल करेगा। तो बात यहां पे हो गई पंथ निरपेक्ष की। अगले पोर्शन में आते हैं तो हम लोग कहां तक पढ़ चुके हैं? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, भाई संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात तो हो ही गई थी। इसके बाद में पढ़ते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बाद में समाजवादी भी बता दिया कि निजी संपत्ति का अधिकार ना होना। समाजवादी पंथ निरपेक्ष का मतलब हमने बता ही दिया कि राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा, यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ रह सकते हैं, ठीक है, धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। तथा इसके बाद में आता है लोकतंत्रात्मक। इसका मतलब क्या होता है? लोकतंत्र मतलब लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों से बना तंत्र। लोकतंत्र लोगों से बना तंत्र मतलब सरकार का जो चुनाव होता है, देश में चुनाव होते हैं, उसी से तो सरकार बनती है, उसी से आगे देश चलता है। सरकार को ताकत कहां से मिलती है? संविधान से। संविधान से सरकार को ताकत मिलती है देश को चलाने के लिए। लेकिन सरकार कैसे बनती है? सरकार बनती है लोकतंत्र से। लोक मतलब लोगों के तंत्र से। जब सभी लोग मिलकर एक सरकार को वोट देंगे तो उसकी सरकार बनेगी, इसीलिए इसको बोलते हैं लोकतंत्र। आगे बढ़ते हैं गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो गणराज्य का मतलब यह होता है कि देश का सबसे बड़ा जो पदाधिकारी है उसका चुनाव होगा। देश का सबसे बड़ा पदाधिकारी कौन है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तो जनता ही चुनती है। राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। राजा कोई भी बन सकता है, जो भी हमारे देश का नागरिक हो, जो भी राष्ट्रपति बनने के लिए जो भी क्राइटेरिया होता है उसका पालन होता है और वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है और राष्ट्रपति बन सकता है। तो ये तो बात हो गई कहां तक? लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के। इसके सभी नागरिकों को, भाई जो भी नागरिक हैं, भारत के जो भी नागरिक हैं, उनको स्वतंत्रताएं भी दे रखी है प्रस्तावना में। पूरे संविधान में बहुत सारी स्वतंत्रताएं दे रखी हैं। तो उसमें लिखा हुआ है इसके सभी नागरिकों को, इसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, मतलब न्याय देने की बात कही है। न्याय कौन सा न्याय? पहला सामाजिक न्याय, मतलब
आप किसी भी जाति से हैं, किसी भी धर्म से हैं, आपको न्याय मिलेगा। कौन सा? सामाजिक न्याय। समाज में कोई भी आपसे मतलब दूसरा बिहेवियर नहीं करेगा। कैसे? जैसे हम लोग सभी लोग साथ में एक साथ में बैठ के खा पी सकते हैं, मतलब किसी भी प्रकार से कोई भी बंदिशें नहीं है, तो इसका मतलब होता है सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय का मतलब यह है कि आर्थिक जो भी सुविधाएं होंगी सरकार की तरफ से, सरकार का मतलब राज्य की तरफ से, राज्य की तरफ से जो भी सुविधाएं होंगी वो सभी को मिलेगी। या कोई बहुत अमीर इंसान है, उससे सरकार टैक्स के रूप में पैसा लेगी और गरीबों को देगी किसी योजनाओं के अवसर से, योजनाओं के माध्यम से। तो उस तरीके से बोल देते हैं हम लोग आर्थिक न्याय। दो प्रकार के न्याय हो चुके हैं, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। ऐसे ही तीसरे प्रकार का न्याय होता है राजनैतिक न्याय। तो राजनैतिक न्याय की बात करें तो राजनैतिक न्याय में देखो, जैसे संसद है देश में, संसद के दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और दूसरा कौन सा होता है? राज्यसभा। तो राजनीतिक न्याय का मतलब यही है कि इसमें सीटों का आरक्षण, भाई एससी एसटी जो होते हैं, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए इसमें सीटों का बंटवारा कर दिया गया है कि इतनी सीटें आपके लिए आरक्षित हैं। तो ये बात बोल दी गई है राजनीतिक न्याय के संबंध में। इसके आगे हम लोग अगर बात करते हैं राजनीतिक न्याय के बाद, तो राजनीतिक न्याय के बारे में बात करते हैं कि विचार, अभिव्यक्ति, धर्म को मानने की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता, इसकी बात करते हैं। तो विचार की बात करते हैं, आप किसी भी तरीके के विचार रख सकते हैं या विचारों को प्रकट कर सकते हैं। मतलब आपके पास किसकी आजादी है? अभिव्यक्ति की आजादी। अब आप लोग बोलने का मतलब यह है कि केवल मुंह से नहीं बोल सकते हैं, आपके पास अभिव्यक्ति की आजादी है। आप किसी चिन्हों के द्वारा बोल सकते हैं या आप ड्राइंग बना के बोल सकते हैं, जो भी चीजें करना चाहें आप कर सकते हैं। आपके पास किसकी आजादी है? अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन आजादी भी तभी तक है जब तक दूसरे की आजादी, मतलब आप तभी तक स्वतंत्र हैं जब तक दूसरे की स्वतंत्रता बाधित ना हो। तो कुल मिला के हमारे पास विचार प्रकट करने की, अभिव्यक्ति की आजादी है। या इसके अलावा क्या है? धर्म को मानने की आजादी। धर्म को मानने की आजादी मतलब धर्म के मानने की, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता है। बहुत सारी स्वतंत्रताएं हैं, इसमें देखो लिखा हुआ है कि धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, तथा विश्वास की स्वतंत्रता है, तथा उपासना की स्वतंत्रता है, और भी बहुत सारी स्वतंत्रताएं हैं इसमें लिखा हुआ है। लेकिन इसमें आगे पढ़ेंगे तो प्रतिष्ठा और अवसर, ये भी बात बताई गई है कि प्रतिष्ठा की स्वतंत्रता है। अवसर की बात कही गई है कि रोजगार के जो भी अवसर होंगे वो समान होंगे, किसी भी जाति विशेष या धर्म विशेष के लिए खास नहीं होंगे, वो समान होंगे। अब समानता की बात का मतलब कुछ लोग कहेंगे कि अगर समान होंगे तो आरक्षण का प्रावधान क्यों है? आरक्षण का प्रावधान इसीलिए है क्योंकि किसी विशेष वर्ग से लोग राजनीतिक जो अवसर हैं, रोजगार के लिए अवसर हैं, उसमें उसका प्रतिभाग कम था, इसीलिए उनको सीटें कुछ आरक्षित की गई। उस आरक्षण का मतलब यही है कि ये समानता है। आरक्षण का मतलब ये नहीं है कि ये समानता नहीं है। आरक्षण का मतलब यही है कि सरकार ने देखा कि कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनसे जो रोजगार के अवसर हैं उनमें कम मिल रहे हैं सरकारी सेवाओं में, इसलिए उनको आरक्षण सीटें की गई। इसके आगे बताया गया है कि प्रस्तावना को कब जोड़ा गया, तो 26 नवंबर 1949 को लिखा हुआ है इसमें। 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान में क्या प्रस्तावना को किसमें? संविधान में क्या किया गया? अधिनियमित किया गया। अधिनियमित का मतलब यह होता है, इस प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि यह अधिनियमित किया गया। अधिनियमित का मतलब अधिनियम बनाया गया। अधिनियमित तथा आत्मर्पित, और आत्मसमर्पित का मतलब खुद को सौंपा गया। तो ये आत्मर्पित की बात की गई है। इसमें बताया गया है 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा
संविधान की प्रस्तावना को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। तो अंगीकृत का मतलब आप लोग समझते हैं, अंगीकृत का मतलब जोड़ना, अंग से मिलाना मतलब जोड़ना, अंगीकृत। और अधिनियमित का मतलब अधिनियम से जोड़ना, और आत्मार्पित का मतलब खुद को सौंपना। मतलब हम लोग यह प्रस्तावना खुद को सौंपते हैं। तो ये बात कही गई है। कब जोड़ा गया था ये? 26 नवंबर 1949 में, जब भारत का संविधान पूर्ण हुआ। ये डेट ऐसी है, इस दिन भारत का संविधान पूर्ण तो हुआ था, बन तो गया था, लेकिन इसको लागू नहीं किया गया था। उसकी समस्या क्या है, क्यों लागू नहीं किया गया? इसमें 15 अनुच्छेद लागू किए गए थे इस दिन। कब? 26 नवंबर 1949 को। क्या कारण था कि सभी अनुच्छेद लागू नहीं किए गए? किसी किताब में आपने लिखा होगा कि इसमें 16 अनुच्छेद लागू किए गए। देखिए, लागू तो इसमें 16 के अनुच्छेद किए गए थे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये जो 15 अनुच्छेद है, 15 अनुच्छेद एक अनुच्छेद के अंदर थे, वो अनुच्छेद भी उसी दिन लागू हुआ, तो कुल मिला के 16 अनुच्छेद हो गए थे। इसको भाई सीधी सी बात है, जब 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान बन चुका था, तो इसको लागू करने में समस्या क्या आ रही थी? हो सकता था कि हम लोग उसी दिन लागू कर दें, लेकिन इसको इसलिए नहीं किया गया क्योंकि हमारे कांग्रेस पार्टी जो थी उस समय, आजादी से पहले, वही एक ऐसी पार्टी थी जो देश को संभाल रही थी, और उन्होंने लाहौर अधिवेशन 1929 में 26 जनवरी को ये कहा था। मतलब हम लोग आजाद तो 1947 में हुए, लेकिन लाहौर अधिवेशन एक ऐसा अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस के सभी सदस्यों ने कहा कि हम लोग खुद ही अपने को आजाद घोषित कर देते हैं। और वो आजादी कब घोषित की गई? 26 जनवरी को। समझ रहे हैं आप? 26 जनवरी को वो आजादी घोषित की गई। कब? 26 जनवरी 1929 में। तो 26 जनवरी ऐसे बोल सकते हैं कि भारत का स्वतंत्रता दिवस, पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? अगर ऑप्शन में 15 अगस्त 1947 नहीं है, तो हम लोग 26 जनवरी 1930 टिक कर सकते हैं। यह स्वतंत्रता दिवस बोलते हैं ना कि स्वतंत्रता दिवस नहीं है, इसको गणतंत्र दिवस बोलते हैं, लेकिन यह स्वतंत्रता दिवस भी है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के जो लाहौर अधिवेशन था, उसमें कांग्रेस ने यह घोषणा की थी कि 26 जनवरी 1930 से क्या होगा कि हम लोग 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, हम लोग अपने को खुद आजाद घोषित करते हैं। तो इसके बाद में हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 में बनके तो तैयार हो गया, लेकिन हम लोगों ने केवल 16 अनुच्छेद लागू किए। बाकी के अनुच्छेद, बाकी के आर्टिकल्स जो भी थे, वो हमने 26 जनवरी को लागू किए, क्योंकि सीधी सी बात है 26 जनवरी 1950 को लागू किए। इसीलिए आज हम इसमें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 में मनाते हैं। इसका कारण क्या था? क्योंकि ये 26 जनवरी जो डेट थी, इसका महत्व कम हो जाता, क्योंकि आपको पता है कि आजादी तो हमको 15 अगस्त 1947 को मिली थी। तो स्वतंत्रता दिवस जो 26 जनवरी को हम लोग मना रहे थे, उसका समस्या क्या हुई कि आजादी हम लोगों को 15 अगस्त को मिल गई, तो आजादी की डेट हम लोगों ने 15 अगस्त रख दी। लेकिन 26 जनवरी तो बिल्कुल खाली हो जाती, इसका कोई काम नहीं बचता, इसका महत्व भी कम हो जाता। इसीलिए हमने ये 26 नवंबर को अपना संविधान ना लागू करके क्या किया? 26 जनवरी को किया, क्योंकि इसका महत्व कम ना हो पाए, इस कारण हमने ऐसा ये किया। तो कई सारी बातें हैं, कई सारे फैक्ट्स हैं, बातें होती रहेंगी, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि प्रस्तावना में जो भी केस हुए हैं आज तक, वो केस में क्या समस्या आई है प्रस्तावना को लेकर। थोड़ा सा रोक देना, पसीना हो